जिसका इंतजार कांग्रेस के खेमे से कई दिनों से चल रहा था। जी हां, नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को यह बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। आज इसका ऐलान हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ने कल ही ये जिक्र किया था, ये जानकारी दी थी कि टीकाराम जूली के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, बस घोषणा होनी बाकी है। आपको बता दें कि अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली विधायक हैं। कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली है, चूंकि दलित नेता को कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया है। 19 जनवरी से आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस लिहाज से टीकाराम जूली के कंधों पर सभी कांग्रेस के विधायकों को साथ लेते हुए बीजेपी सरकार पर हमला करने के लिए और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जनहित के मुद्दों को सदन में कैसे उठाया जाए, सड़क पर कैसे इन मुद्दों को ले जाया जाए, यह बड़ी जिम्मेदारी यहां टीकाराम जूली के कंधों पर रहेगी। और दूसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी बरकरार रखी है गोविंद सिंह डोटासरा की। सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर एक दलित विधायक और दूसरे ओबीसी वर्ग से आने वाले जाट नेता को जो जिम्मेदारी बरकरार रखी है गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में, ये काफी महत्वपूर्ण सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस की तरफ से की गई है। अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी किस रूप में इन दोनों के जरिए कांग्रेस हासिल करती है। और जो बीजेपी प्रण ले चुकी है, संकल्प ले चुकी है और मिशन 25 पर काम कर रही है, हैट्रिक की तैयारी कर रही है, तो क्या कांग्रेस उस हैट्रिक को रोक पाएगी? इन दोनों ही नेताओं के नेतृत्व में देखने वाली बात होगी। मिलके लड़ेंगे। ये जो गुट और ये सारी चीजें जिस प्रकार से, देखिए ये एक परिवार, एक कुनबा है, इसमें सब लोग हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अलग हैं, सब लोग एक हैं, एकजुट हैं, सब लोग मिलके लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे। और आज जिस प्रकार से बीजेपी पिछली सरकार की योजनाओं को बंद कर रही है, नाम बदल रही है और काफ़ी वैकेंसीज़ को, जैसे अभी राजीव गांधी युवा मित्र हटाए हैं, महात्मा गांधी प्रेरक ये लोग रोक रहे हैं, अन्य भर्तियां भी अभी आगे खिसका रहे हैं और युवाओं के साथ जो इन लोगों ने वादे किए हैं उन पे पूरा नहीं उतर रहे हैं। अभी जैसे आरएस परीक्षा का भी बड़ा मुद्दा चल रहा है, इन लोगों ने वादा किया था लेकिन आज ये धीरे धीरे अभी कोई उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम आम जन के बीच में लेके जाएंगे, विधानसभा के अंदर उठाएंगे। सारे अनुभवी और सीनियर लोग हैं, नए साथी आए हैं जिनके अंदर जोश है, सब लोग मिलके एक रणनीति के तहत विधानसभा के अंदर हम काम। तो टीकाराम जूली ने अपनी प्राथमिकताएं बताई, किस तरह से एकजुट होकर मिलकर सदन से लेकर सड़क तक जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि बीजेपी की सरकार में अभी तक जिन योजनाओं को बंद किया गया, जिनके नाम बदले गए और जो वायदे किए गए हैं, अभी तक उन पर कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। इन सभी मसलों को लेकर आगे जाएंगे। कौन हैं टीकाराम जूली? आपको बता दें कि अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। इससे पहले गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रह चुके हैं और तीसरी बार विधायक अलवर ग्रामीण विधानसभा से चुनकर आए हैं। सत्ता और संगठन में इन्होंने काम किया, यानी सत्ता हो या संगठन हो, दोनों ही जगहों पर इनको अच्छा तजुर्बा है काम करने का। कांग्रेस के प्रमुख दलित चेहरे हैं और दलित चेहरे के तौर पर दलित वोटर्स को साधने की कोशिश, दलितों में एक संदेश देने की कोशिश और पार्टी के उन विधायकों को भी ये संदेश देने की कोशिश कि पार्टी के लिए जिसने लगातार तत्परता से काम किया उसको ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। तमाम बड़े नामों के बीच ये जिम्मेदारी टीकाराम जूली के लिए भी बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। युवा भी हैं और तजुर्बा भी इनको राजनीति का, सत्ता का, संगठन का रहा है और इसी लिहाज से इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा भी, बात करते हुए कहा भी कि वो एकजुट होकर सभी को साथ लेकर मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये प्राथमिकता रहने वाली है और इसी लिहाज से अब ये देखना होगा कि 19 तारीख को जब राजस्थान विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है तो किस रूप में, किस तरीके से वो आगे
लेकर जाएंगे जनहित के जुड़े हुए मुद्दों को और सरकार को घेरने के लिए कैसे रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। 19 तारीख से जाहिर तौर पर कांग्रेस के विधायक भी अच्छी खासी संख्या में जीत कर आए हैं, तो कैसे आगे लेकर इन विधायकों को वो चलते हैं और किस तरह से आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में 2024 की रणभेरी में कांग्रेस के लिए वो जमीन तैयार करते हैं, मजबूत रखते हैं पक्ष कांग्रेस का। बहरहाल कांग्रेस से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होनी है। कल पीसीसी मुख्यालय में सुबह 11 बजे यह मीटिंग होगी। प्रदेश के सभी कांग्रेसी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक में शामिल होंगे और स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए गठित की गई छानबीन समिति के चेयरपर्सन भी इस मीटिंग में शामिल होंगी। छानबीन समिति की चेयरपर्सन सांसद रजनी पाटिल है और कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अलावा, जैसा हमने आपको बताया कि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, समिति के सदस्य और पंजाब के पूर्व मंत्री परगट सिंह, एआईसीसी के सह सचिव कृष्णा अल्लाबुरु भी इसमें शामिल होंगे। जिलेवार कांग्रेस जनों, विधायक प्रत्याशी, बोर्ड निगम के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा जिला प्रमुख और प्रधान इस मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं एआईसीसी, पीसीसी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मंथन होगा। सभी कांग्रेस के नेताओं से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फीडबैक लिया जाएगा। कैसे आगे लोकसभा के चुनावों को लेकर तैयारी करनी है, इस पर भी मंथन होगा। विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत के बावजूद बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी मिशन 25 में कोई भी ऐसा लूप नहीं छोड़ना चाहती, कोई भी ऐसी कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती जिससे बीजेपी को एक भी सीट गंवानी पड़ जाए। चौबीस में 25 पर मंथन, बैठक में हुआ गहन चिंतन, 7 मोर्चे 7 पदाधिकारी, बीजेपी की तगड़ी तैयारी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने मिशन पर लग गई है और मिशन 25 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं। आज पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक रखी गई है। संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक है आगामी कार्यक्रमों को लेकर। और चूंकि मोर्चे हमारे हरावल दस्ता है, तो इस नाते मोर्चे हर क्षेत्र में, हर काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इससे पहले 13 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश और जिला इकाइयों को लोकसभा चुनावों को लेकर टास्क दिए गए थे। इसके बाद अब बीजेपी ने 7 मोर्चों की बैठक बुलाई है। बीजेपी का टारगेट है कि इस बार भी प्रदेश में 25 में से 25 सीटें जीती जाएं, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड देखते हैं तो लोकसभा की करीब 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिले थे। ऐसे में इस बार पार्टी लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटकर उस पर काम करेगी, ताकि जिन विधानसभा सीटों में पार्टी कमजोर है वहां पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। अगर बात करें मोर्चों की, तो बैठक में 7 मोर्चों के पदाधिकारी थे, जिनमें एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान, महिला और युवा मोर्चा शामिल हैं। इन मोर्चों को जाति, समाज और वर्गों को साधने का टास्क दिया गया है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा में मंगलवार को नवनिर्वाचित विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस दौरान पर्ची का जिक्र हुआ और जिक्र होते ही पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल घनश्याम तिवाड़ी ने पर्ची को लेकर कहा कि यह पर्ची बड़ी खतरनाक चीज है, जब यह निकलती है तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। और इसी बात को लेकर सदन में
जोरदार ठहाके लगे। होश उड़ जाते हैं लोगों के पर्ची से। ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। पर्ची से ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। और अब बांसवाड़ा से आ रही ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर बांसवाड़ा शहर में ईडी की कार्रवाई हुई है। जहां शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ईडी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 10 घंटे ईडी की टीम ने जांच की है। ठेकेदार जगदीश प्रसाद अग्रवाल फर्म के आवास पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ईडी की टीम ठेकेदार के आवास और ऑफिस से रवाना हो गई है। कुछ फाइल भी अपने साथ लेकर ईडी की टीम रवाना हुई है। जल जीवन मिशन JJM घोटाले का यह पूरा मामला है। सुबह 6 बजे से ईडी की यह कार्रवाई चल रही थी। 10 घंटे तक लगातार ईडी की टीम जांच कर रही थी। ठेकेदार जगदीश प्रसाद अग्रवाल फर्म के आवास और ऑफिस में यह जांच चल रही थी। ईडी की टीम ठेकेदार के आवास और ऑफिस से रवाना हो चुकी है। कुछ फाइल भी साथ में ले गई टीम और जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा हुआ यह मामला। जल जीवन मिशन घोटाला केस में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने आज सुबह 6 बजे 5 लोगों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की। इनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। राजधानी जयपुर में ही ईडी 6 से ज्यादा ठिकानों पर रेड करने के लिए पहुंची और इसके अलावा गुजरात के बनासकांठा में भी छापा मारा गया। JJM घोटाले की फांस पूर्व मंत्री तक पहुंची आज। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 6 ठिकानों में सबूतों की तलाश। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की आज प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में PHED के 2 बड़े अधिकारी और 2 ठेकेदारों के ठिकाने भी शामिल हैं। वक्त हम डॉक्टर महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री के घर के सामने खड़े हैं। पहले पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उनके घर पर ईडी की टीमें पहुंची। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से पहले जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ईडी, ACB या कोई भी जांच एजेंसी इसकी जांच कर ले, क्योंकि जो कामकाज होता है वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसमें इनकी कोई संलिप्तता नहीं है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन हर घर नल नहीं पहुंच पाया। पानी की पाइपलाइन कागजों में थी मगर जमीन में नहीं। जांच में कई जगह पर पानी की पूरी पाइपलाइन ही गायब मिली। लोहे की जगह प्लास्टिक के घटिया पाइप का इस्तेमाल हुआ। जयपुर के तुंगा और अमरसर में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सूत्रों के मुताबिक नियम कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया था। ठेकेदार है उसके घर पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईडी द्वारा सुबह 5 बजे 6 से 7 ईडी कर्मचारी और जो अतिरिक्त जाब्ता यहाँ से लगाकर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। साथ ही जो कंप्यूटर से ये लगातार ईडी यहाँ के दस्तावेज चेक कर रही है और जो कितना घोटाला हुआ, क्या है क्या, वो ईडी कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा। 2 कंपनियों पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। 2 साल में 900 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर लिए गए। फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्क ऑर्डर लिए गए थे। घोटाले के लिए फर्जी ईमेल आईडी प्रमाण पत्र बनाए गए। खंगाला तो 177 MB फाइलें जो जलदाय विभाग की बेहद गोपनीय फाइलें मानी जाती हैं, वो MB फाइलें ठेकेदार के कार्यालय पर मिली। वो फाइलें कैसे पहुंची, कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त थे और किसके कहने पर ये पहुंची, जो पदमचंद जैन और महेश मित्तल जो ठेकेदार हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो जलदाय विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे। उनकी मिली भगत के बाद ये पूरी प्रोसेस जो है बताई जा रही है। लेकिन मौजूदा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार में हुए इस घोटाले को उजागर किया था। ईडी को भेजी गई शिकायत में कहा गया था कि जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ का मोटा खेल हुआ है। 48 प्रोजेक्ट में 30 से 40% ज्यादा टेंडर दिए गए। नियमानुसार 10% से ज्यादा टेंडर नहीं दिए जा सकते,
जो भी फर्म ने चाहा वो किया गया, मंत्री की सहमति ली गई। केंद्र की स्वीकृति बिना ही PHED विभाग ने काम शुरू किया। प्रदेश में भजन सरकार बनते ही JJM घोटाले की जांच तेज हो गई और ईडी लगातार कार्रवाई कर सबूत इकट्ठा कर रही है। ईडी ने खुद मुकदमा दर्ज करके इनकी जांच शुरू की है। अब ईडी किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है, किस किस को दोषी ठहराती है और किस किस की गिरफ्तारी करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बीच बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर CMO में OSD बने विकास राजपुरोहित। कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। RAS विकास राजपुरोहित का तबादला हो गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जयपुर से, जहां चीफ मिनिस्टर ऑफिस CMO में OSD बने हैं विकास राजपुरोहित। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। RAS विकास राजपुरोहित का तबादला हो गया है। तो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। CMO में अब OSD बने हैं विकास राजपुरोहित, उनका तबादला हो गया है। आपको बता दें कि CMO में OSD के तौर पर उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कार्मिक विभाग की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं। RAS विकास राजपुरोहित अब CMO में OSD के पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो बड़ी खबर, RAS विकास राजपुरोहित के संबंध में CMO OSD बनाए गए हैं विकास राजपुरोहित। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। राज्य सरकार के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही। तो जल जीवन मिशन घोटाले में जो कार्रवाई ईडी की आज सुबह से हुई है, इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए राज्य सरकार के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों ने यह कहा है कि पूर्व कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही, इसीलिए तो ईडी के छापे अब पड़ रहे हैं। घोटाला जल जीवन मिशन में हुआ। अनुभव प्रमाण पत्र को आपने सुना है और जिस प्रकार से गांव में हम देखते हैं फल की क्वालिटी के पाइप्स डाले गए हैं, सड़कों को जहां मशीनों से काट करके खोदना था वहां जैसी मशीन से खोद दिया है। इसके अलावा भी कई सारी अनियमितता है। मेरा मानना है इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। यदि ईडी जांच कर रही है तो मैं समझता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब भ्रष्टाचारी इसके शिकंजे में आएंगे। देखिए, उन लोगों ने जो घपले किए, तो ये जनता जनार्दन पैसा है। जो क्वालिटी के पाइपलाइन खरीदे थे, क्वालिटी की सामग्री खरीदी थी, वो नहीं खरीदी। तो हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार ना हो और जनता का पैसा ठीक के काम के लिए लगे, तो इनके छापे पड़ेंगे। और भी जहाँ घोटाले हैं उनको भी हम निकालेंगे और जिन लोगों ने घोटाले किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि पिछले कांग्रेस सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, हर महकमे में हुआ, पटवारी से लेकर ऊपर के अधिकारी तक इस कांग्रेस के साथ मिलके जनता को लूटने का काम किया। उसी की परिणति है कि ईडी बार बार कार्रवाई करनी पड़ रही है उनको, क्योंकि इन्होंने इतना व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया। कानून अपना काम कर रहा है। यह निश्चित है कि पूर्व की सरकार में जिन्होंने भी काले कारनामे किए, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे पेपर लीक की कहानियाँ हों, चाहे और दूसरे काम हों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में बनी है। और निश्चित रूप से उन्होंने पहले ही दिन कहा कि हम अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में काम शुरू हो चुका है। ईडी और CBI जब भी किसी के वहाँ जाती है तो ऐसे ही अंधेरे में तीर मारने के लिए नहीं जाती है। पहले पूरी जानकारी जुटाती है, सारे सबूत जुटाती है, उसके बाद जाती है।
और इसलिए ईडी वहां तक गई है। इसका मतलब उनके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है और इसलिए वो गए हैं और जिसने गलत किया है तो वो भुगतेगा। निश्चय ही ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि केंद्र सरकार ने बड़ी अच्छी योजना बना करके भेजी और राजस्थान जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पानी की आवश्यकता है उसमें भी यदि भ्रष्टाचार करता, जल जीवन है और जल ही सबसे पवित्र भाव है, उसमें भी यदि घोटाले करते इससे ज़्यादा पाप क्या होगा। ऐसे घोटाले कई उजागर होंगे, ये तो प्रथम चरण है और इसके बाद कई होंगे। और आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जो पलक झपकते ही आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। जी हां, उस खतरनाक टूल का शिकार हुई हैं भरतपुर जिले के बयाना से विधायक रितु बनावत, जिन्होंने पुलिस में शिकायत करने के अलावा इस बाबत विधानसभा अध्यक्ष को एक खत भी लिखा है और बताया है कि क्या हुआ उनके साथ। इस रिपोर्ट में देखिए। डीप फेक टूल से सावधान, पल भर में तहस नहस हो सकती है जिंदगी। कई दिग्गज हो चुके हैं डीप फेक का शिकार। अब डीप फेक के जाल में फंसी विधायक रितु बनावत। आधुनिकता के इस दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। तकनीक का यूज है तो मिसयूज करने में साइबर क्रिमिनल किसी से पीछे नहीं है। ऐसे में आपको जरूरत है तो और ज्यादा सावधान रहने की, लेकिन कैसे वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस डीप फेक टूल ने किसके जीवन में जहर घोल दिया है। ये है भरतपुर जिले के बयाना से विधायक रितु बनावत, जिनका एक न्यूड डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें न्यूड महिलाओं के साथ खड़े करके दिखाया गया है। लेकिन विधायक रितु बनावत का साफ तौर पर कहना है कि वायरल वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं। डीप फेक का शिकार हुई विधायक रितु बनावत ने इस बाबत पुलिस अधीक्षक के अलावा विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि फेक वीडियो के जरिए उनकी राजनीतिक और सामाजिक इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरी जानकारी में आया कि सोशल मीडिया पर कोई अश्लील वीडियो चल रहा है और कुछ लोगों ने उस वीडियो के साथ में मेरा फोटो लगा के ये प्रचार करने का कोशिश किया कि ये वीडियो मेरी है, जबकि उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से मेरी राजनीतिक छवि, मेरी सामाजिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं इस वीडियो का खंडन भी करती हूँ। रितु बनावत अकेली नहीं है जो डीप फेक का शिकार हुई हो। देश ही नहीं दुनिया भर के कई नेता और अभिनेता फर्जीवाड़े के जाल में फंस चुके हैं। डीप फेक का इस्तेमाल सिर्फ अश्लीलता के अलावा मजाकिया अंदाज में भी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, अभिनेत्री आलिया भट्ट, अभिनेत्री कैटरीना कैफ, उद्योगपति रतन टाटा, ये तमाम दिग्गज भी डीप फेक का शिकार हो चुके हैं। असली चेहरे को दूसरे के चेहरे में फिट कर अपराध की दुनिया में एक बड़ा जाल फैलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर जिंदगी में तूफान लाने वाली डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या और इसका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल कैसे करते हैं। डीप फेक वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके जरिए रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट करके फेक वीडियो तैयार किया जाता है जो बिल्कुल रियल लगता है। इसे तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। इस तरीके को डीप लर्निंग भी कहा जाता है। साइबर ठग डीप फेक का इस्तेमाल कई तरीके से करते हैं। फर्जी चेहरे के अलावा आवाज बदलना भी इसका हिस्सा है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साइबर क्रिमिनल का साम्राज्य भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसके बचाव हुई सावधानी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे साइबर ठगों को उनकी भाषा में ही जवाब देने के लिए तैयार रहें। डीप फेक से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। नई टेक्नोलॉजी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। घर में क्लोनिंग टेक्निक की बात करें। इसके अलावा वीडियो के नकली असली होने की पहचान भी आनी चाहिए। डीप फेक वीडियो को फेशियल एक्सप्रेशन से पहचाना जा सकता है। फोटो और वीडियो के आईब्रो और लिप्स के अलावा मूवमेंट से भी उसे पहचाना जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किए जाने वाले डीप फेक के खतरे को लेकर पूरी दुनिया भर में सरकारें बचाव के रास्ते खोजने में जुटी हुई हैं। भारत सरकार भी नया कानून ला सकती है, लेकिन तब तक आईटी एक्ट की धारा 7 के तहत
गलत सूचना फैलाने वालों और डीप फेक वीडियो जारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब यह खबर आपको बीकानेर से बताते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के भाई को डिटेन कर लिया है। गोविंद राम मेघवाल के भाई लक्ष्मण राम को पुलिस ने डिटेन किया है पीले चावल बांटने के दौरान। यह विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, उस दौरान आरोप लगा है गोविंद राम मेघवाल के भाई पर कि उन्होंने अभद्रता की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए ये पीले चावल बांटे जा रहे थे। इधर पूगल थाने में मामला दर्ज करा दिया गया और लक्ष्मण राम पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। एक एफआईआर दी गई थी जिसमें आरोप लगाए गए थे कि पूगल कस्बे में जब वीएचपी के जो कार्यकर्ता थे वो पीले चावल बांट रहे थे 22 जनवरी के राम जी मंदिर के अयोध्या उपलक्ष्य के अंतर्गत सबको इनवाइट कर रहे थे, तब कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए आरोपी लक्ष्मण चौहान ने कुछ गलत अनर्गल बातें की और उनके साथ गाली गलौज की, जिसके ऊपर तुरंत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और तुरंत ही जो आरोपी है उसको पूगल पुलिस द्वारा डिटेन भी कर लिया गया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने आज सचिवालय के मुख्य भवन में पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। पदभार लेने से पहले मंत्री ने पूजा अर्चना की, जिसके बाद विभाग के आला अधिकारियों से उन्होंने संवाद कर आगामी 18 जनवरी को होने वाली राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में राजस्व सुधार के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों की कार्य योजना पर चिंतन और मंथन भी किया जाएगा। प्रदेश के बिजली संकट को लेकर खबर बताते हैं अब आपको। राजस्थान के पावर प्लांट्स में कोयला संकट, वही कोयला जिससे पावर प्लांट में बिजली बनती है, उस कोयले का संकट गहरा गया है। कमी पड़ गई है कोयले की। प्रदेश के 10 थर्मल प्लांट में सिर्फ 1 दिन के कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। वहीं बाकी के 13 यूनिट्स में भी 2 से 4 दिनों का ही कोयला स्टॉक बचा हुआ है। इसे लेकर उत्पादन विभाग ने सीएम भजनलाल शर्मा को फीडबैक दी है, वस्तु स्थिति से अवगत कराया है, जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कोयला मंत्री और छत्तीसगढ़ के सीएम को पत्र भेजा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला माइंस में खनन रुकने की वजह से कोयला संकट गहरा गया और ज्यादातर कोयला राजस्थान के इन पावर प्लांट्स के लिए छत्तीसगढ़ से ही आता है। राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का संकट एक बार फिर से गहराता जा रहा है। राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर छत्तीसगढ़ में स्थानीय एनजीओ के विरोध के चलते कोयले का संकट मंडरा रहा है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री को विद्युत भवन के अफसरों ने फीडबैक दिया है, जिसके आधार पर राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कोयले का संकट से निजात पाने के लिए वहां की जो रोक लगाई गई है अस्थायी तौर पर, उसे हटाने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के अंदर जो माइनिंग उपलब्ध है कोल की, वहां से कोयला आता है राजस्थान में, लेकिन कोयला नहीं आ पा रहा है। हालात यह है कि राजस्थान के 10 पावर प्लांट तो ऐसे हैं जिनमें अगले 24 घंटे का ही कोयला बचा हुआ और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए प्लांट्स हैं वहां पर 2 से 4 दिन का कोयला ही शेष बचा हुआ है। ऐसे में बिजली का संकट गहरा नहीं जाए, इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए भी बिजली विभाग के तमाम अधिकारी जो है उसमें जुटे हुए हैं। पावर कट्स को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाए। लेकिन कोयले के संकट ने एक बार फिर से राजस्थान सरकार के ऊर्जा महकमे के कामकाज पर सवाल खड़े किए और छत्तीसगढ़ के अंदर जो माइनिंग्स है वहां पर स्थानीय विरोध के चलते वहां से कोयला राजस्थान नहीं आ पा रहा है। अब वैकल्पिक इंतजामों को करने के साथ साथ ही राजस्थान की सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग को फिर से शुरू किया जाए और शुरू करने के साथ साथ जो राजस्थान के जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पर कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर 70% से अधिक जो बिजली की आपूर्ति है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है। और अगर ये प्लांट्स किसी भी प्रकार से कोयले के संकट के चलते बंद होते हैं तो 2500 से 3000 मेगावाट का एक बड़ा पावर कट जो है, एक बड़ी बिजली की जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल तमाम बिजली विभाग के अधिकारी, ऊर्जा मंत्री सहित तमाम लोग जो है मुख्यमंत्री को अपना फीडबैक दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार केंद्र के कोयला मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लगातार संपर्क में है। उम्मीद की जानी चाहिए कोयले का संकट जल्द ही दूर होगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं
प्रदेश के शर्मा की कार्यकर्ताओं के साथ अभ्यास वर्ग कार्यक्रम की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जयपुर के राजा पार्क स्थित भाटिया भवन में ये कार्यक्रम चल रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं। तो पार्टी के पदाधिकारियों से प्रदेश विस्तारक अभ्यास वर्ग कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मुलाकात का सिलसिला ये चल रहा है। चूंकि खुद एक जमीनी कार्यकर्ता रहे, संगठन से जुड़े हुए हैं, अहमियत समझते और जानते हैं एक एक कार्यकर्ता की, उनके योगदान को जानते हैं, उनके महत्व को समझते हैं और इसी लिहाज से भजनलाल शर्मा उनका उत्साह वर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। प्रदेश विस्तारक अभ्यास वर्ग का एक कार्यक्रम जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग का यह कार्यक्रम चल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के राजा पार्क स्थित भाटिया भवन में यह कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे हैं। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात का सिलसिला और मुलाकात के साथ साथ उनका उत्साह बढ़ाते हुए, बताते हुए कि सभी कार्यकर्ता बीजेपी के लिए जरूरी हैं और टास्क या मिशन लोकसभा चुनाव जरूरी है। हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको जिस दिन से कमान मिली उसी दिन से आम जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम, हम सब के विश्वास पर खरा उतरने का काम, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का काम वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में प्रदेश विस्तारक अभ्यास वर्ग में उपस्थित हुए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए दुपट्टा पहनाकर स्वागत के लिए प्रदेश मंत्री और विस्तारक योजना के प्रदेश समन्वयक आदरणीय अनंतराम जी विश्नोई जी से निवेदन करूं कि आप दुपट्टे द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही विस्तारक योजना के प्रदेश संयोजक आदरणीय राजेश जी गुजर से निवेदन करूंगा कि पुष्प भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत पूरे जोश के साथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो आने वाले समय में लगातार राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी जीते इस प्रकार का बनाने वाले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन प्रदेश समन्वयक जी अनंतराम जी और प्रदेश संयोजक राजेश जी गुजर के द्वारा किया गया। मैं अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए विस्तारक योजना के सभी संभागों के संभाग प्रभारी यो से निवेदन करूंगा कि एक एक करके मंच पर आए, पुष्प भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। कोटा संभाग प्रभारी भाई गौरव जी शर्मा पधारे, भरतपुर संभाग प्रभारी भाई राजवीर जी शर्मा पधारे, बीकानेर संभाग प्रभारी भाई प्रमोद जी डेलू पधारे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश विस्तारक अभ्यास वर्ग का यह कार्यक्रम जयपुर में चल रहा है। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी आए हैं। यहां पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से जयकार की गई, स्वागत किया गया मुख्यमंत्री का। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी इस कवरेज को कवर करते हुए। तो रोशन, खुद जैसा हमने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री भी संगठन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो अहमियत जानते हैं एक एक का पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खुद मुख्यमंत्री इस बीच इस कार्यक्रम में पहुंचे। रोशन, तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, एक एक करके मुख्यमंत्री का अभिनंदन, प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत यहां पर मंच पर किया जा रहा है जयपुर में प्रदेश विस्तारक अभ्यास कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से। और इससे पहले जयपुर में ही सीएम ने
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह मुलाकात हुई, तस्वीरें सामने आई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। ओटीएस स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार चर्चा हुई। बीकानेर से आ रही बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां पर रेंज आईजी ने सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपियों के पास से मोबाइल बरामद किए गए हैं तो अचानक औचक, एक तरह से कहें कि ये धावा बोला गया। निरीक्षण करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। रेंज आईजी ने खुद नेतृत्व करते हुए सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जेल से कैदियों के पास से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। इन आरोपियों के पास से 3 मोबाइल मिले हैं और अब जाहिर तौर पर आईजी इस संबंध में जेल पुलिस और जेल सुपरिटेंडेंट से जरूर जानकारी हासिल करेंगे और ये कहां से मोबाइल आए, किसने मुहैया कराए, इन मोबाइल का किस तरह से इस्तेमाल करते थे, इन तमाम मसलों पर अब आगे छानबीन और जांच होगी। साथ महाराष्ट्र राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।